अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। 3-4 ख़वातीन हज़रात ने बड़ी मोहब्बत से कहा है कि बांग्लादेश की सूरत हाल पर कुछ ज़रूर हमको गाइड कीजिए, हमें पूरा उसका अंदाज़ा नहीं है। ख़वातीन हज़रात, अभी हाल ही में हसीना शेख जो अवामी लीग की सरबराह थी और पिछले 15 साल से कंसेक्टिव वहाँ की वज़ीर-ए-आज़म थी बांग्लादेश की, इन्होंने 2-3 चीज़ें जो समझे अपने बिल्कुल हाथ पे रखी थी, फ़ौज भी, अदलिया भी और हुकूमत उनके पास थी भी। इस बीच में जितने इलेक्शन हुए वो उनकी मर्ज़ी से हुए। जो उनकी मुखालिफ दोनों पार्टियां थीं, खालिदा ज़िया की, वो भी बेचारी जेल में, जो जमात इस्लामी थी वो भी जेल में, बल्कि उसने जुल्म की इंतहा ये की कि 40-45 साल पुराने, यानी जब 71 में ढाका फाल हुआ तो एग्रीमेंट हुआ था कि किसी सिविलियंस पे मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, और उसने वो पुराने मुकदमे निकाल के जो जमात के जितने बड़े रहनुमा थे उन पे ये लगाया इल्ज़ाम कि इन्होंने पाकिस्तान की हमायत की थी और बांग्लादेश बनने में इन्होंने रुकावट डाली थी। और जो उनमें सबसे पुराने थे वो प्रोफेसर ग़ुलाम आज़म साहब थे। ये आप सोचें कि 90 साल की उम्र में उनको जेल में डाला और फिर उनको 90 साल की कैद तन्हाई दी। वो बेचारे उसी में फौत हो गए। इसी तौर पे उनके मतीउर रहमान निज़ामी साहब थे, ये जमीयत के नाज़िम आला रहे, मुत्तहदा के आखिरी नाज़िम आला थे। फिर ये वहाँ अमीर जमात थे, जब इनको पकड़ा उनको फांसी की सज़ा दी। इसी तौर पे फजल कादर चौधरी थे जो मुस्लिम लीग के थे और जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान, ये उनमें उनका बहुत अहम रोल था। उनका बेटे थे फजल कादर चौधरी, उनको भी फांसी दी। इसी तौर पे जमात अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे थे उनको फांसी दी, कई सारे लोगों को, और इतनी बेरहमी के साथ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जुल्म जिस पर मैं इस वक्त मेरा दिल वाक़तन दुखी है कि प्रोफेसर ग़ुलाम आज़म साहब के साहबजादे जो ब्रिगेडियर जनरल थे फ़ौज में, बाप के वफ़ात के बाद, बाप की चूँकि वो जेल में फ़ौत हुए, तो उनकी फ़ौज ने या उनकी हुकूमत ने साहबजादे को, ब्रिगेडियर साहब को उठा लिया और गायब कर दिया। पिछले 8 बरस कोई नहीं जानता था कि वो ज़िंदा हैं या फौत हो गए। और अभी हसीना वाजिद के मुल्क से फ़रार होने के बाद जब उनको रिहा किया गया तो मैंने उनका क्लिप देखा, लिटरली देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी आप सोचिए, ब्रिगेडियर जनरल जिसको जबरन रिटायर कर दिया गया हो, और उन्होंने रोते हुए कहा, बेड पे लेटे हुए थे, सफ़ेद खूबसूरत सा नूरानी उनका चेहरा, अमान आज़मी उनका नाम था। उन्होंने कहा कि मैं इतने बरसों के बाद पहली दफ़ा सूरज की रोशनी देख रहा हूँ। मैं सूरज की रोशनी को तरस गया था। मैं इतने 8 बरसों में कभी अज़ान की आवाज़ नहीं आई। जहाँ कैद किया हुआ था अकेले थे, और उसका नाम उन्होंने रखा हुआ था, बंगाली में अजीब सा नाम था कि जैसे आईना घर हो, कि आप अपने साथ रहो, जियो, मरो। और वो जो तन्हाई है, जो अगला जुमला था, आप सोचिए कि नॉर्मल इंसान ये सुन के और सोच के दहल जाता है। उन्होंने कहा कि अगर जो मेरा पास टावल था उसमें मेरे जज्ब किए हुए आंसुओं को निचोड़ा जाए तो शायद एक छोटी सी झील बन जाए। वो जो कहते हैं ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। वहाँ जुल्म इतना बढ़ा कि पहले तालिब इल्म बाहर निकले, फिर पूरी कौम निकली, और इतने बड़े, यानी तकरीबन जो ऑफिशियल कहा जाता है 300 से 400 लोग उन्होंने अपनी जानें दी। लेकिन जो कुछ दूसरे ज़राए हैं वो 3000 से ज़्यादा लोगों के मरने की बात कर रहे हैं कि इतने लोगों ने कुर्बानी दी। तो फिर फ़ौज ने हसीना को कहा कि 45 मिनट के अंदर मुल्क छोड़ जाओ, और वो हेलीकॉप्टर में बैठी, और फ़ौजी का हेलीकॉप्टर था,
اور وہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے یعنی اس ملک میں جہاں انہوں نے 15 سال ظلم کیا وہاں اس کو فیس کرنے کے لیے بھی موجود نہیں رہی. ابھی شاید آنے والے دنوں میں حکومت ان کو لے آئے واپس اور ان پہ مقدمہ چلے, کئی سارے ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں. انفیکٹ جب بھی لوگوں کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کبھی جانا بھی ہے, اور جب جاتا ہے تو پھر پچھلا پورا ملبہ ان پہ پڑتا ہے. انسان کو جب بھی اختیار ملے, اقتدار ملے, یہ آزمائش ہوتی ہے, خوشی بھی ہوتی ہے, کامیابی بھی ہوتی ہے, لیکن اتنی بڑی آزمائش کہ اگر آپ تکبر میں آ گئے, اگر آپ نے ظلم و ستم کے پہاڑ اور لوگوں کی زندگی جینا ان کو دوبھر کر دیا, تو آپ سوچیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ عام لوگ بالکل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر جان کی وہ پرواہ نہیں کرتے. وہاں جو تھوڑا سٹیبلٹی تھی مالی طور پہ وہ بھی ساری برباد ہو گئی. کافی لمبا عرصہ یہ ایجیٹیشن چلی اور بہت اس میں بربادی ہوئی. کسی بھی ملک میں جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, بربادی ہوتی ہے, تو بہت سالوں تک چلتی ہے. لیکن قربان جائیے وہاں کی جماعت اسلامی کے لوگوں پہ, انہوں نے اتنے برس ان پہ کبھی پابندیاں لگتی تھی, الیکشن میں جاتے تھے تو الیکشن جیت جاتے تھے. یعنی جن لوگوں کو پھانسیاں دی ان میں سے یہ عبد القادر 6 دفعہ الیکشن جیت کے, غلام اعظم صاحب ان کے پارلیمنٹ کا حصہ رہے. یہ مختلف جتنے لوگوں کو دیے سب مقبول لوگ تھے. یعنی نفرت اور جو کیا کہنا چاہیے بغض تھا جماعت اسلامی سے, اس کے نتیجے میں انہوں نے ان کی پوری لیڈرشپ جو ٹاپ کی تھی اس کو مار دیا. لیکن جو تنظیمیں یا جماعتیں نظریات پہ چلتی ہیں وہ مرتی تھوڑی ہیں, وہ نیچے سے اور لوگ اوپر آ جاتے ہیں. ان کو مار دیں, نیچے سے اور لوگ اوپر آ جاتے ہیں. نہ تو اخوان کو کوئی مار سکا, نہ جماعت کو مار سکا. انفیکٹ آنے والے دنوں میں ہمیں اپنے ہاں بھی جن جن کے پاس بھی اختیار رہے یا اقتدار آئے اور رہے, ان کو یہ ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے کہ یہ امانت ہوتی ہے, یہ ننگی تلوار نہیں ہوتی. کسی اچھے عادل حکمران کے لیے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے, اور جو عدل نہیں کرتے, ظلم کرتے, ان کے لیے ظاہر ہے بالکل دوسری وعید ہے. اللہ بنگلہ دیش کے لوگوں پہ رحم کرے, ہم پہ بھی رحم کرے, تاکہ ہم بھی کسی برے حاکم کو دیکھنے سے اور بری حکمرانی کو دیکھ کے بعد میں اس پہ ایجیٹیٹ ہونے سے بچ سکیں اور محفوظ رہ سکیں, تاکہ پاکستان محفوظ رہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.